हेलो डियर आईएससी स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमको ये तो पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या हमें ये भी पता है अच्छे से कि इंडियन में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो इस चैप्टर में हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे। तो 2027 के सिलेबस में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है सरदार पटेल का रोल, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर की प्रॉब्लम, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस एंड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फीचर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश कैसे रीऑर्गेनाइज हुआ, बॉम्बे एंड पंजाब, ये तीनों में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ समरी इसमें यही है कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, दो डोमिनियंस बने, तो वहाँ पे माइग्रेशन का प्रॉब्लम, रेफ्यूजी प्रॉब्लम आई कि जो लोग यहाँ से, कुछ इंडियंस हिंदू लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, कुछ मुस्लिम्स हिंदुस्तान में आ रहे थे, तो सबको इधर से उधर माइग्रेट करने में प्रॉब्लम हुई। कितने लोगों का अपने फैमिली से दूर हो गए क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ हड़बड़ी में चीज़ें हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई 19 सितंबर को 1960 में, लेकिन ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम यहाँ से। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स को कहा जाता था उस टाइम पे जहाँ पे राजा, किंग्स का रोल होता था, किंग्स या प्रिंसेस रूल करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वर मोर और लेस 565 प्रिंसली स्टेट। ये डाटा आपको नंबर याद होना चाहिए कि कितने उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे पास। 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और वो इतना एरिया कवर करते थे। एरिया आपको याद नहीं रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कितने प्रिंसली स्टेट्स हैं नंबर याद होना चाहिए। तो सारे स्टेट्स, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो लाए थे उसमें ये था कि आप या तो इंडिया का पार्ट बन सकते हो या पार्टीशन में पाकिस्तान में आप जा सकते हो। कोई भी प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, इंडिया का पार्ट बन सकता है या इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो प्रॉब्लम आई कि कैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में यूनाइट करके रखा जाए, क्योंकि अगर सब लोग सेपरेट हो जाते, बहुत से स्टेट्स इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगते, तो इंडिया के अंदर ही काफ़ी छोटे छोटे देश बन के रह जाते और काफ़ी प्रॉब्लम होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और यूनिटी जो थी देश की वो टूट जाती। तो इसीलिए सबको यूनाइट करके रखना, सब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करना, मिलाना, इसका काम दिया गया सरदार पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सौंपा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उनको न्यू स्टेट डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। उस टाइम पे एक डिपार्टमेंट होता था सभी फंक्शनरीज एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, तो वो हेड बनते हैं। नेचुरली ही वॉज एम्पावर्ड टू हैव टॉक्स विथ रूलर ऑफ दोज नेटिव स्टेट्स। उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको सभी नेटिव स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स के पास जाके उनसे बातचीत करनी है और उनको इंडिया में यूनाइट होने का पार्ट कहना है। तो बहुत डिस्कशन के बाद सारे स्टेट्स मान जाते हैं। 15 अगस्त 1947 तक ऑलमोस्ट सब स्टेट्स मान जाते हैं इंडिया में मिलने के लिए, लेकिन 3 स्टेट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद हैड नॉट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया, लेकिन ये तीनों स्टेट्स ने नहीं साइन किया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता था? एक ऐसा अग्रीमेंट होता था जो कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट इंडिया में इंटीग्रेट होना चाह रहा है तो उसको वो साइन करना होता था कि हम अब इंडिया का पार्ट बनने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसा करने से। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू बहुत से प्रिंसेस क्या करते थे, अपने डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, सब कुछ उनको सरेंडर करना पड़ता था। इंडियन यूनियन का वो पार्ट बन जाते थे। बट द नवाब ऑफ जूनागढ़ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू जॉइन पाकिस्तान। अब जूनागढ़ में क्या प्रॉब्लम हुई? जूनागढ़ गुजरात की तरफ, गुजरात में एक छोटा सा स्टेट था उस टाइम पे। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे, जो राजा थे, वहाँ के किंग को नवाब कहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान मुझे ज्वाइन करना है। उनका थोड़ा सा जो लीनियंसी था वो पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन जूनागढ़ में ज़्यादातर पॉपुलेशन थी हिंदूज़, और जो पार्टीशन हुआ था वो मेजॉरिटी बेसिस के प्रिंसिपल पे हुआ था कि जो हिंदूज़ जहाँ मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान का एरिया, और मुस्लिम्स जहाँ मेजॉरिटी हैं वो पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे इंडिया का वो पार्ट हो जाएगा। और जो भी इंडिया या इंडियन स्टेट या प्रिंसली स्टेट मतलब जो ज्वाइन करना चाहता है पाकिस्तान या इंडिया को, वो जा सकता है। लेकिन
पॉपुलेशन वहाँ पे हिंदूज़ थी, तो सबने अपोज़ किया नवाब के इस डिसीजन को, जिसकी वजह से नवाब फिर पाकिस्तान भाग जाते हैं अकेले ही। 1948 में नवाब पाकिस्तान चले जाते हैं और लोगों के रिक्वेस्ट करने पे इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करती है और जूनागढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। तो जूनागढ़ के साथ यही प्रॉब्लम थी कि वहाँ के नवाब नहीं चाहते थे, वो मुस्लिम थे नवाब, और वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। नवाब का नाम था शहनवाज़ भुट्टो, ये नाम आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं। और फिर आता है निज़ाम ऑफ, और एक बात और थी, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराया जाता है। प्लेबिसाइट मतलब क्या, पीपल वोटिंग, लोगों की वोटिंग, जिसमें 90% वोट आता है कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, तो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन जाता है। ऐसे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आता है प्रॉब्लम हैदराबाद की। तो निज़ाम जो थे हैदराबाद के, निज़ाम वहाँ के रूलर होते थे, उनको निज़ाम कहा जाता है, वेल्दी पर्सन को, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करेंगे ना ही पाकिस्तान को, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। और वो इस बात को लेके एडमेंट थे, मतलब ज़िद पे अड़े हुए थे कि हम ना ही इंडिया में आएंगे ना फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी थी, रूलर्स और पॉपुलेशन की। वहाँ पे हिंदूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो हिंदूज़ चाहते थे इंडिया का पार्ट बनना। उन्होंने रिवॉल्ट किया निज़ाम के इस डिसीजन के अगेंस्ट, लेकिन निज़ाम जो थे वो फिर भी नहीं मानते इंडिया का पार्ट बनने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ जाता है, अपने फोर्स का यूज़ करके वो हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लेते हैं। और जो ऑपरेशन चलाया जाता है उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो करके एक ऑपरेशन लाया जाता है, जिसके थ्रू 5 डेज़ में ही इंडियन गवर्नमेंट उनको हैदराबाद को अपना पार्ट बना लेती है। क्योंकि वहाँ पे जो निज़ाम थे वो रज़ाकार्स नाम की एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स का यूज़ करके लोगों को काफ़ी एट्रॉसिटीज़ कर रहे थे। बहुत से हिंदूज़ को मारना, टारगेटेड हिंदूज़ को मारा जा रहा था, और वुमेंस के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, मेमिंग की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ों के वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और हैदराबाद जो था इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है 1948 में। द इंडियन आर्मी वॉज डायरेक्टेड टू टेक एक्शन एंड विद इन 5 डेज़, बस 5 दिन के अंदर इंडियन आर्मी हैदराबाद पे कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रबल स्पॉट वॉज कश्मीर। अब आती है कश्मीर की प्रॉब्लम, जो अभी भी काफ़ी इशू में बना हुआ रहता है हमेशा। 90% मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज रूल्ड बाय महाराजा हरी सिंह। कश्मीर में 90% तो पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम्स की थी उस टाइम पे, और वहाँ पे रूलर कौन था, हिंदू था। महाराजा हरी सिंह वो हिंदू रूलर थे, इनका नाम आपको याद रखना है। हरी सिंह एक हिंदू रूलर थे, तो वो चाहते थे कि हम जो है वो स्टैंड स्टिल रहेंगे, मतलब कि वो भी इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाहते थे, वो भी इंडिपेंडेंस चाहते थे। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला नाउ स्टार्टेड एन एजिटेशन फॉर पॉपुलर मूवमेंट। क्योंकि 90% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो उनको चाहिए था, सरदार पटेल को लगा कि शायद ये पाकिस्तान में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन कश्मीर काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था, वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज थे, बट कश्मीर किसी का भी पार्ट बनना नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जिनके लीनियज में आते हैं, तो शेख अब्दुल्ला की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने क्या कहा कि इसके राजा के डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने पॉपुलर एजिटेशन स्टार्ट किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इंक्लाइन थी कि जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया जाए किसी तरीके से, हरी सिंह को परसुएट करके। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी पैक्ट हरी सिंह के साथ साइन किया, जिसको स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी कहते हैं। उसका क्या मतलब है कि मतलब जैसा पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलेशन रखती थी प्रिंसली स्टेट्स के साथ, वैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी रहेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस हरी सिंह चाहे ना, ठीक है। तो हरी सिंह अगर चाहते तभी वो उसको अपना पार्ट बना सकते थे पाकिस्तान, या फिर वहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते थे। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन बहुत ही जल्द पाकिस्तान है ही, तो वो अपना रंग दिखा देता है। वो अपने एग्रीमेंट को ब्रेक करते हुए हरी सिंह को परेशान करने लग जाता है, उनको फोर्स करने लगता है कि आप पाकिस्तान का पार्ट बनो। और 22 अक्टूबर की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन पाकिस्तान कश्मीर में मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे अपनी सोल्जर्स भेज देता है कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट्स बनाने के लिए। पाकिस्तान के जो इंट्रूडर्स थे
वो बारामूला और श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं और 27 अक्टूबर तक ऐसा हो जाता है। तो 1947 में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, 27 अक्टूबर को जब पाकिस्तानी इंट्रूडर्स कश्मीर में आ जाते हैं, वहाँ पे रुथलेस किलिंग करने लगते हैं, तो हरी सिंह जाते हैं, उन प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं। तो वो हिंदू रूलर थे और इसलिए वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का पार्ट बनने से बेटर है कि मैं इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाऊँ। उनका इंक्लिनेशन बीइंग अ हिंदू इंडिया की तरफ था और वो इंडियन यूनियन के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं। लेकिन सरदार पटेल भी काफ़ी चालाक थे, वो बोलते हैं कि नहीं, हम आपको ऐसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप तो हमारा पार्ट नहीं हो, और जो हमारा पार्ट नहीं है उसका तो हम हेल्प कर नहीं सकते, कोई हमारा रूल ही नहीं है, हमारे पास पावर ही नहीं है ऐसा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ, इंडिया यूनियन में एसीड हो जाओ। महाराजा हरी सिंह मान जाते हैं, तुरंत ही वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को पावर आ जाती है कि वो अपने टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ सकते थे। लेकिन काफ़ी हद तक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से लड़ा, फिर वॉर एक्सेलरेट ही होते जा रहा था। इंडियन गवर्नमेंट फिर भी काफ़ी सेटबैक दे रही थी पाकिस्तानी आर्मीज़ को, काफ़ी बुरी तरीके से उनको हराया जा रहा था। उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को यूएनओ तक लेके जाते हैं। हालांकि सरदार पटेल जी ने उनको समझाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको यूएनओ को नहीं इस मैटर में इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन नेहरू जी को ये सही लगता है डिसीजन और वो यूएनओ में इस मैटर को लेके जाते हैं। और फिर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने 11th में पढ़ा ही होगा, जो कि एक पीस कीपिंग बॉडी है, देशों के बीच में पीस बनाने का काम कराती है। तो यूएनओ इंटरवीन करती है और वॉर जो था इंडिया पाकिस्तान का वो ख़त्म होता है। लेकिन उस टाइम तक कश्मीर के काफ़ी एरियाज़ को, लार्ज पोर्शन ऑफ कश्मीर इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जितने एरिया को उस टाइम तक कंट्रोल कर लिया था, जहाँ तक वो पहुँच चुकी थी उनकी आर्मी, उतने एरिया को यूएनओ ने पाकिस्तान को ही दे दिया और काफ़ी लार्ज पोर्शन तक वो एंटर कर चुके थे। तो उस एरिया को आज के टाइम पे कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो इसी को लेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से काफ़ी अभी भी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है, विवाद चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, सरदार पटेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा इंटीग्रेशन में, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनको इसीलिए काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का इतना इफ़ेक्टिवली, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने इंटीग्रेशन कराया, जो कि पॉसिबल नहीं था। 565 स्टेट्स को मनाना, इंडिया का पार्ट बनाना, वो काफ़ी हरक्यूलियन टास्क भी कहा जा सकता है। तो जिसको करने में पटेल जी हमारे सक्सेसफुल होते हैं और इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष। फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन डेमोक्रेसी कैसे बनी। आज़ादी के बाद पीपल को पावर मिल गई थी, इंडियन स्टेट्स को, कि वो अपने अफेयर्स को अपने कंट्री को अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था। तो इस टाइम पे ये प्रॉब्लम था कि कौन सा सिस्टम हम अपनाएं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, लिबरलिस्ट गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन पीपल ने ज़्यादातर डिसाइड किया कि हमें डेमोक्रेसी बनानी है, जहाँ पे एडल्ट सफराज दिया जाएगा। एडल्ट सफराज मतलब राइट टू वोट होगा। एक सेक्युलर इंडिया कंट्री होगी। सेक्युलर कंट्री मतलब जहाँ पे कोई, इंडिया का जो कंट्री है हमारा, वहाँ का कोई एक स्टेट रिलीजन पर्टिकुलर नहीं होगा। कोई भी पर्सन अपना कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, ये भी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। वेरियस कमिटीज़ बनाई जाती है, वर दस फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बनाने के लिए कमिटीज़ बनाई गई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। स्पेशल कमिटी जो बनाई गई थी उसको BR अम्बेडकर जो हैं हमारे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने लीड किया। BR अम्बेडकर जी ने उसको हेड किया कमेटी को। काफ़ी टॉयल एंड टर्मोइल के बाद, मतलब काफ़ी परेशानी के बाद, डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आता है, मतलब कब से अडॉप्ट किया जाता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को अडॉप्ट करते हैं और इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है।
द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इंडिया में डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। तो अब लोग सरकार गवर्नमेंट कैसे चुनेंगे? इलेक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहला इलेक्शन होना जब था, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इलेक्शन होता है किस ईयर में? 1951-52 में। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो आप 1952 लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वोटिंग 1952 में ही हुई थी। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये इलेक्शन होना था। लेकिन ये बहुत चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की इलिटरेट थी। काफ़ी ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, उनको तो पता भी नहीं था कि वोट कैसे किया जाता है, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, 15% उस टाइम पे, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 15% ही पॉपुलेशन जो थी हमारी पढ़ी लिखी थी, लिटरेट थी। बाकी सब के सब लोग जो थे, आधी आबादी हमारी इलिटरेट थी। तो ये चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज था डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन मतलब कैसे कंस्टिट्यूएंसीज़ को, मतलब देश को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट कैसे कराया जाएगा इफ़ेक्टिवली, वो प्रॉब्लम। और वोटिंग राइट्स नहीं थी, और काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप, नेहरू जी तब इस टाइम पे काफ़ी की रोल प्ले करते। वो डिसीजन लेते हैं कि भले ही पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो या ना हो, हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा। और क्योंकि उनको पूरा विश्वास था डेमोक्रेसी में, और वो इलेक्शन कंडक्ट होता है। इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले 2 बार फेल हो चुका था, स्टिल इलेक्शन किया जाता है। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इलेक्शन इंडिया का जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आता है कि ये काफ़ी गैम्बल की तरह है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सक्सेसफुली हम इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में, जिसके बाद सब लोगों का जो मिथ था कि इंडिया एक इलेक्शन इलिटरेट होने के रूप में नया नया आज़ाद भी हुआ है, तो उसे कुछ पता भी नहीं होगा इलेक्शन के बारे में, वो जो मिथ था सबका, वो टूट जाता है। और इंडिया काफ़ी फेमस हो जाता है पूरी कंट्री में कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट भी एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकता है। अब जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत होती है, ट्रायम्फ होती है। इन दिस इलेक्शन 14 नेशनल पार्टीज़ थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद करना है। 14 नेशनल पार्टी, 53 रीजनल पार्टीज़ थी, और काफ़ी कैंडिडेट। 489 लोकसभा सीट्स पे इलेक्शन किया होता है, 489 लोकसभा सीट्स, एंड इतना स्टेट असेंबली सीट्स थी। 98 लोकसभा एंड 669 असेंबली सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए इतनी सीट्स रिजर्व की गई थी। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं, आपको एक बार देख लेना सारे फैक्ट्स को। प्रिपरेशन प्रोसेस। अब इंडिया का इलेक्शन कराना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। डिलिमिटेशन करना, वोटिंग राइट्स देना, काफ़ी कुछ करना, मैनेज करना, उतनी पुलिस फोर्स को रखना कि कोई दंगा ना हो, राइट्स ना हो, तो वो सारा डिफ़िकल्ट टास्क था। और इसको हैंडल करने का काम दिया जाता है सुकुमार सेन को। इनका नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन था फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और 25 बैलेट बॉक्सेस, 62 करोड़ बैलेट पेपर्स, इतनी सारी चीज़ों का इलेक्शन में यूज़ हुआ था। 2,24,000 पोलिंग बूथ्स वर सेटअप। पोलिंग बूथ्स मतलब जहाँ पे वोट करने के लिए जाते हैं। तो 2,24,000 पोलिंग बूथ्स को सेटअप किया गया। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को 10 लाख ऑफिसर्स ने मैन किया, मतलब हैंडल किया। 10 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगाया गया पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। तो देख सकते कितना डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे इलेक्शन। अब रिज़ल्ट क्या आता है? इलेक्शन तो हो गया। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट थी कंट्री में कि क्या रिज़ल्ट आएगा। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी चल रहा था, लेकिन सब कुछ फेल होता है। कांग्रेस काफ़ी अच्छे मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीतती है, क्योंकि कांग्रेस का काफ़ी पहले से ही, स्टार्टिंग से ही दबदबा था कह सकते हैं। मतलब कांग्रेस इंडिपेंडेंस में काफ़ी पार्टिसिपेट की थी, तो लोग उसको ज़्यादा वोट देते हैं। फेथ था लोगों का कांग्रेस पार्टी में। तो 75% लोकसभा सीट्स कांग्रेस को मिलती है, और 68.5% स्टेट असेंबली सीट्स मिलती है। कांग्रेस का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं था। कांग्रेस को कम वोट मिले थे, जैसे मद्रास, त्रावणकोर, कोच्चिन, ओडिशा। पेप्सू का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है।
फुल फॉर्म आपको इसका याद रहना चाहिए, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन को पेप्सू कहते थे उस टाइम पे, ठीक है। कांग्रेस मेड अलायंसेज विद सिमिलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर्म्स गवर्नमेंट इन सम ऑफ द स्टेट्स। अब अलायंस क्या होता है, जो इलेक्शन के बाद बनाई जाती है, ग्रुप बना लेना किसी पार्टी के दूसरे पार्टी के साथ, जिससे आपको मेजॉरिटी मिल जाए और आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सको, उसी को अलायंस कहते हैं। तो कांग्रेस ने अलायंसेस बनाई बहुत सी पार्टीज़ के साथ इन राज्यों में जहाँ पे उसको काफ़ी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के अलावा अगर बात करें कौन सी पार्टी काफ़ी सीट्स जीती, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रहना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उसके अलाइज ने मिलके नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनाई, जिन्होंने 23 लोकसभा 147 असेंबली सीट्स जीती। टोटल 4.6% वोट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे सिक्योर की थी। और बाकी अगर पार्टीज़ की बात की जाए तो राइटिस्ट पार्टी और बाकी पार्टीज़, जनसंघ, हिंदू महासभा, उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, बहुत कम उन्होंने वोट्स जीता। टोटल 6% ही वोट इन सारी पार्टीज़ को मिला था। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शंस, अब इलेक्शंस हो गए, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इलेक्शंस के बाद काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट स्टैब्लिश होता है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पूरे देश में रिस्पेक्ट किया जाता है और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के थ्रू ही डेवलपमेंट कंट्री में होती है। अपोजिशन लीडर्स जैसे एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, वैसे ही जो अपोजिशन लीडर्स थे उस टाइम पे, कांग्रेस तो रूलिंग पार्टी था, उसके बाद जितने भी पार्टीज़ बचे उनको अपोजिशन कहते थे। तो उस पार्टी के लीडर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिबेट्स करी, क्रिटिसिज्म किया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब देश के डेवलपमेंट के फेवर में बातें हुई, डिबेट्स हुए पार्लियामेंट में। प्रेस को उस टाइम पे फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच था कि प्रेस और मीडिया गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी छाप सकती है, कुछ भी कह सकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनको और ट्रेड यूनियन सभी ने फुल फ्रीडम टू वॉइस देयर प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़, ट्रेड यूनियंस और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबको पूरी आज़ादी थी कि वो कुछ भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं प्लान ला रही है, कुछ एक्शन अच्छा नहीं ले रही है, तो उसके अगेंस्ट भी वो अपने वॉइस को रख सकते हैं। लीडर्स, जैसे कुछ लीडर्स थे उस टाइम पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, JB कृपलानी, AK गोपालन, भूपेश गुप्ता, तो ये सारे लीडर्स ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ओपोजिशन में बैठ के। द हेल्दी डेवलपमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पंडित नेहरू जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने इस डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रूल किया, एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया देश को हमारे, काफ़ी डेवलपमेंट कराया। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रखा कि हेल्दी डेवलपमेंट, मतलब कि ऑपोजिशन को भी अलाउ किया, सबको फुल फ्रीडम एंड राइट्स दिए। तो ये उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोज़ आपके लिए लाने का।